लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि जब एक मैन सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे एक वुमेन होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है कि जब एक वुमेन सक्सेसफुल होती है तो उसके पीछे बहुत से प्रोग्रेसिव मैन रहते हैं। एक समय आया था जब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी कि मतलब मुझे रोना आ रहा था कि मैं लिखूं तो भी दिक्कत और ना लिखूं तो भी दिक्कत। उस वक्त जब मैं बैठी थी हताश होकर, जब मेरे सामने पेपर रखा था और पेपर के फ्रंट पेज पर एक थॉट लिखा था कि कोशिश करना कभी ना छोड़े, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। असफलता के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी.के. गौतम। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरीज है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आज मेरे साथ है नुपुर पाटीदार जी। नुपुर जी, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 2021 में आपका नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है। तो जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी नुपुर जी से जानेंगे कि इनका क्या स्ट्रगल रहा 2021 तक। सबसे पहले इनका इंदौर में 2016 में आना हुआ। 2016 से 2018 तक इनका इंदौर में ही आपने ग्रेजुएशन किया था। इससे पहले की थोड़ा बता दें, स्कूलिंग इनकी JNV से हुई है। खारगोन के बड़वा से बिलोंग करती हैं। इनके पापा एक प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि कैसा आपका सफ़र रहा, और सबसे पहले तो एक अपना परिचय दर्शकों को दीजिएगा। जी सर, मेरा नाम नुपुर पाटीदार है। मैं खरगोन ज़िले के बड़वा से संबंध रखती हूँ। हाल ही में जो राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित हुए हैं, उनमें मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। इसके पहले मैं 2019 का भी साक्षात्कार दे चुकी हूँ और उसका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। इसके अलावा मैं 3 बार UGC नेट हिस्ट्री में क्वालिफाई कर चुकी हूँ। अच्छा, तो नुपुर जी के बारे में बताऊंगा मैं कि पहले अटैम्प्ट में 2019 में इनका चयन इंटरव्यू तक पहुँचे। कारण आप सबको पता है 87-13 वाला, तो इनका 13% में था, तो अभी वो रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है कि उसमें भी आपका चयन हो। जी सर। तो उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट 2020 में किसी कारण से इनका चयन नहीं हो पाया। 2021 में इनका फाइनल सिलेक्शन अभी हुआ है। जी सर। तो कैसी रही जर्नी? इस बीच में कई उतार चढ़ाव आते हैं। जी सर, काफ़ी स्ट्रगल्स थे मेरी जर्नी में। जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करी थी तो सर मुझे थोड़ा सा जॉइंटिस वाली प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक लंबे टाइम तक मैं ढंग से एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी शुरू नहीं कर पाई थी। फिर जब कोविड का पीरियड था, वहाँ पर मैंने प्रॉपरली मेंस से शुरू करा था कि मैं पहले मेंस पढ़ूँगी, उसके बाद प्रीलिम्स पढ़ूँगी। उस दौरान मैं क्या करती थी, मेरे पास नोट्स नहीं थे, मेरा सारा सामान इंदौर में था और मैं घर रुक गई थी। इसलिए मैंने इंटरनेट और यूट्यूब का सहारा लिया। इसके थ्रू मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। अब मैं जब सुबह से लेके दोपहर तक नोट्स बनाती थी, जो भी शॉर्ट नोट्स मेरे रहते थे, और जितना मैं पढ़ती थी उसके 3 मार्कर्स निकाल के मैंने रात को लिखना स्टार्ट किया। सर बहुत ज़्यादा लिखना हो रहा था, इसलिए धीरे धीरे मुझे सर्वाइकल पेन आने लगा, मुझे गर्दन में दर्द होने लगा और वह पेन मेरे राइट हैंड में उतरा। एक समय आया था जब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी कि मतलब मुझे रोना आ रहा था कि मैं लिखूं तो भी दिक्कत और ना लिखूं तो भी दिक्कत। उस वक्त जब मैं बैठी थी हताश होकर, जब मेरे सामने पेपर रखा था और पेपर के फ्रंट पेज पर एक थॉट लिखा था कि कोशिश करना कभी ना छोड़े, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और सर उसी वक्त मुझे लगा कि मुझे कुछ रास्ता ढूंढना होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। और सर मैंने उसी दिन डिसाइड करा कि मैं राइट हैंड केवल लिखने के लिए रिजर्व करके रखूँगी और जो हमारी दिनचर्या के छोटे मोटे कार्य रहते हैं वो मैं सारे उल्टे हाथ से करूँगी। मैंने ये चीज़ मतलब कई दिनों तक, लगभग 2 से 3 महीने तक अपनाई। मैं ब्रश भी लेफ़्ट हैंड से करती थी, सारे काम लेफ़्ट हैंड से, बस लिखना राइट हैंड से चलता था। और सर एक दिन ऐसा आया जब मैं अच्छे से, मेरा मेंस भी कवर हो गया और सर मेरा सर्वाइकल पेन भी धीरे से ठीक हो गया।
नूपुर जी ने जो एमपीपीएससी के बारे में सोचा वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में सोचा, जी सर। क्योंकि जैसे कभी स्टूडेंट आते हैं तो पहले से टारगेट बना के आते हैं, हमें इंदौर जाना है, कॉलेज ज्वाइन करेंगे और कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। जी सर। फर्स्ट ईयर से भी तैयारी करने लगते हैं कई लोग, जी आपने सर। लास्ट ईयर से की थी। लेकिन जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो उस वक्त कई सारे प्रश्न आते हैं जी सर। कंटेंट को लेकर, कोचिंग को लेकर, हम सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारे सवालों के जवाब को कहाँ से मिले थे? जी सर, ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे। जब मैं कोविड के समय प्रॉपरली तैयारी कर रही थी, डेली कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ डाउट सभी को आ जाता है कि होगा या नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस है, कब कंप्लीट होगा, नोट्स कैसे बनाऊं। लेकिन मैंने एक ही चीज़ सोची कि यार सबसे पहले मुझे सही डायरेक्शन चूज़ करना है। मैंने एक दो लोग जो पहले इंटरव्यू तक जा चुके थे उन लोगों से बातचीत करी कि मैं पहले किन सब्जेक्टों से शुरू करूं। उन्होंने मुझे यही राय दी कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में आता है, उसको लीजिए, और एक सब्जेक्ट नीचे से हिंदी लीजिए या फिर एथिक्स लीजिए। और इसी तरीके से सर मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलती थी। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो उसके साथ में थिंकर्स पढ़ती थी। अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ उसके साथ में थोड़ा सा हिंदी रिवीजन कर लेती थी, एमपी पढ़ लेती थी। सर ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे शॉर्ट नोट्स बनते गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी तैयारी में मुझे लगा कि मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा था। मैंने पिछले 5 सालों के पूरे पेपर एनालिसिस करे थे, उनके क्वेश्चंस का नेचर जाना कि एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम है वो कितना डीप जा सकती है, और फिर उस हिसाब से अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया था। बार बार मैं आप सब लोगों को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले सिलेबस उठाएं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट का चुनाव करें, अपनी क्षमताओं के अनुसार भाषा शैली को भी देखें नोट्स में। ऐसा नहीं कि कोई टॉपर्स क्या पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है, कोई मायने नहीं रखता। जी सर, और हर व्यक्ति की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है और वो हमारे माइंड के हिसाब से होती है। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं कभी भी घंटों पर ध्यान नहीं देती थी। मेरा हमेशा से जब भी दिन शुरू होता था मैं एक टारगेट डिसाइड करती थी और दिन भर में मुझे वो टारगेट कंप्लीट करना होता था। 6 घंटे लगे तो भी ठीक और 10 घंटे लगे तो भी ठीक। चलो, आपका संघर्ष तो भोलाराम में देखता रहता था, लाइब्रेरी से रूम, रूम से लाइब्रेरी। जी सर। प्रीलिम्स निकालना कह सकते हैं कि वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाली भी प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, यदि फैक्चुअल जी सर चीज़ें सही हो तो। लेकिन अभी थोड़ा सा बदलाव हुआ है क्योंकि कंसेप्ट की ओर भी पीएससी जा रहा है। सर। लेकिन प्रीलिम्स के बाद जो समस्या रहती है कि मेंस की तैयारी कैसे करें। जी सर। भले हमारा मेंस की तैयारी पहले से हो, लेकिन पहली बार जो प्रीलिम्स निकलता है उसके बाद कहीं ना कहीं कई डाउट आते हैं। जी सर। कि मैं पहली बार में यदि निकल गया प्रीलिम्स, अब मैं इतने कम समय में सटीक डायरेक्शन, सटीक लिखना, सटीक कंटेंट को लेकर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। आपके अंदर ऐसे प्रश्न आए होंगे, जी सर। कैसे हल हुआ इनका? जी सर। सर मुझे लगता है अगर आप मेंस देने वाले हैं अभी या फ्यूचर में कभी भी, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप आज से लिखना शुरू करें। पहले शुरू में दिक्कत आएगी, आप टू द पॉइंट नहीं लिख पाएंगे, लेकिन लिखना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जब आपकी लिंक बनने लगेगी लिखने में, तो उसके साथ फिर टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ आप लाइए कि आप इतने समय में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जब दोनों चीज़ें आने लगी तो आपको उसके बाद प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्या चीज़ें आ जाएगी, जैसे सबसे पहले जो अच्छे वर्ड्स है, अच्छे सेंटेंसेस है, उन्हें अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन की उसके बाद आप ग्राफ बनाइए, कुछ चार्ट डालिए, और उसके बाद जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है कि आप करंट की जो चीज़ें हैं वो मेंस में डालना चालू करिए। वैल्यूएशन करना चाहिए। हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हिस्ट्री का पेपर है और 3 मार्कर में आया है धोलावीरा। तो धोलावीरा में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट हर व्यक्ति लिखेगा कि यह इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। सेकेंड पॉइंट हर व्यक्ति लिखेगा कि ये गुजरात में स्थित है। तीसरा पॉइंट अगर आपको खोज करता पता हो तो लिख सकते हैं, मुझे नहीं याद रहते हैं तो मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन हाँ, स्पेशलिटी आपको लिखनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था। इतने पॉइंट हो गए। लेकिन इसके साथ आप एक चीज़ का वैल्यू एडिशन करिए कि आप ये ऐड करिए कि धोलावीरा को यूनेस्को ने 40th साइट डिक्लेयर करा है इंडिया में। तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को कहीं ना कहीं लगेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ आपका करंट पर भी अच्छी खासी पकड़ है आपकी। तो मुझे लगता है कि करंट ऐड होना चाहिए चीज़ों में। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा करती थी
कि जब एक बार आपका पूरा पढ़ने का हो जाता है तो आप सब्जेक्ट्स को लिंक करना चालू कीजिए। जैसे मान लीजिए पॉलिटी के कुछ आर्टिकल से, अगर आप ज्योग्राफी का पेपर लिख रहे हैं तो आप ज्योग्राफी में भी जैसे इन्वायरमेंट से संबंधित आर्टिकल आप वहाँ पुट कर दीजिए। मतलब आप जब लिंक करना चालू करेंगे तो आपके आंसर्स होलिस्टिक हो जाएंगे, उनमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल हो जाएंगे आंसर्स। और मुझे लगता है कि शायद ये सबसे अच्छा तरीका है मेंस में अच्छे नंबर लाने का। कंटेंट को लेकर क्या कहेंगे, आपने कंटेंट का चुनाव कैसे किया था? दूसरी बात ये कि जैसे अपनी पहले चर्चा हुई थी, आपने बोला था मैं इंग्लिश मीडियम से थी जी सर। और आपने हिंदी की बुक्स पढ़ी, जी सर। तो कैसे कवर किया था आपने? जी सर। सर इसका श्रेय मैं अपने नवोदय विद्यालय को देना चाहूँगी। जब मैं नवोदय विद्यालय में थी तो हमें कंपलसरी सोशल साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स थे वो हिंदी में पढ़ने पड़ते थे और साइंस और मैथ्स हम इंग्लिश में पढ़ते थे। इसलिए जब मैं MPPSC में आई तो मैंने पूरा जब इंग्लिश ले लिया तो मैं हिंदी के साथ भी उतनी ही कंफर्टेबल थी। जैसे हिंदी के MP में हम देखें तो बर्नवाल की एक बुक आती है, तो मैंने वो पूरी हिंदी में पढ़ी थी और मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी तो मैं वहाँ पर इंग्लिश में लिख के आती थी आंसर्स। तो सर ये प्रैक्टिस करे करे चीज़ें आ जाती है। आप यहाँ पे जो रहते थे, आपने रूम लेके रखा था या फिर PG में या हॉस्टल्स में थे? सर मैं हॉस्टल में थी। तो आपका डेली टाइम रूटीन क्या रहता था स्टडी का? जी सर, वैसे तो मैं स्मार्ट स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, मतलब टारगेटेड स्टडी पर। लेकिन फिर भी अगर मैं टाइम बताती हूँ तो उसमें मैं लगभग सुबह 8 बजे से पढ़ने बैठती थी। पहला स्लॉट मेरा लगभग 12 बजे तक ख़त्म होता था। उसमें मैं एक कोई सा भी सब्जेक्ट जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है वो मैं लेके चलती थी। इसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम वगैरह हो जाता था। फिर लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास मैं बैठती थी, तो शाम की 6 बजे तक मैं पढ़ती थी। और उसके बाद फिर लगभग 8 से रात को 10 साढ़े 10 तक ये मेरा रूटीन रहता था। नूपुर जी, एक बात की जाए कि एक कॉमन समस्या सभी एस्पिरेंट्स की, मुझे लगता है आपकी भी होगी। जी सर। जब एग्ज़ाम आता है, प्रीलिम्स हो या मेंस, हाँ। आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, हाँ तो एक डर का माहौल रहता है, जी क्या होगा, कैसा एग्ज़ाम आएगा, सर। जो हमने पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा, एक खुद पे भी विश्वास नहीं रहता उस वक्त। आपके अंदर ऐसा डर था क्या पहली बार में, प्रीलिम्स के टाइम की बात की जाए? सर डर तो सभी को लगता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उस डर से आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आ जाना चाहिए कि ठीक है, जो होगा निपट लेंगे। और सर यह चीज़ मेरे अंदर बखूबी थी। मेरा जब 2019 का एडिशनल मेंस था, कुछ दिन पहले ही मेरे दादाजी दिवंगत हो गए थे और दादाजी मेरा एक सपोर्ट सिस्टम थे, मेरे बैकबोन थे। और सर कुछ दिन बाद मेरे मेंस के पेपर थे। उस समय मैं खुद बहुत डाउन चली गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी। मुझे यही लगा कि भले ही वे फिज़िकली मेरे साथ ना हो, लेकिन वो है मेंटली, मतलब मेरे साथ है और कहीं ना कहीं मुझे उनका सपना पूरा करना है। सर ऐसी ही दिक्कत मुझे 21 के मेंस के पहले भी आई। लगभग 5 दिन बचे थे मेरी मेंस को, मैं पढ़ रही थी और मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आई। जब मैं दौड़ के गैलरी में गई तो उसी वक्त एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था हमारे हॉस्टल में। हाँ, और सबसे पहले मैंने ही देखा था उसे। मैं जब नीचे गई, मैंने उसकी हेल्प करी। वो मतलब पूरी तरीके से बहुत बेकार स्थिति हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले गए हम लोग और वहाँ वह दिवंगत हो गई। तो कहीं ना कहीं एक डर वाला माहौल हो गया था हॉस्टल में। सारी बच्चियाँ अपने अपने घर चली गई थी, मैं अपने रूम में अकेली थी, मेरी रूममेट भी नहीं थी। रात को थोड़े से अजीब अजीब से सपने आते थे, हल्का सा डर भी लगता था। मतलब एग्ज़ाम भी सिर पर है, ये चीज़ भी हो रही, एक मेंटल ट्रॉमा की तरह हो गया था। लेकिन फिर वही चीज़ मैंने सोची कि जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर पे मेरा हमेशा से पूरा विश्वास रहा है और मुझे पता था कि कुछ गलत नहीं होगा। और फिर वही मैंने हिम्मत रखी और अपनी मेंस अच्छे से दी। आपने पहली बार मेंस दिया था, तो शुरुआत में कैसी फीलिंग्स आती है और क्या कुछ ऐसी समस्या आती पहली बार में जो कॉमन हो? सर एग्ज़ाम के दौरान जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हमारे हाथ के आगे आगे हमारा माइंड चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप रुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम में पिछड़ जाएंगे और आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। और सर यह चीज़ हमारी पुरानी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। आप जब भी पढ़ रहे हैं डेली आप मतलब आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि होता क्या है, आंसर लिखने के साथ मेन एग्ज़ाम में
आपको प्रेजेंटेशन भी करना पड़ता है, आपको अंडरलाइन करना मस्ट है। जो आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे हैं, जो आपने पॉलिसीज़ ऐड करी है, उन्हें आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यह एक चैलेंज रहता है, और जो प्रैक्टिस कर लेता है उसकी यही चीज़ स्ट्रेंथ बन जाती है। यदि आपसे बोला जाए प्री और मेंस की तैयारी आपने कैसे की थी? शुरुआत में केवल प्रीलिम्स की तैयारी की थी या मेंस की थी, या दोनों को आप कॉमन साथ में लेके चली थी? सर मैंने जब स्टार्टिंग करी थी, मैंने मेंस का सिलेबस उठा के स्टार्टिंग करी थी, मैंने मेंस पढ़ना शुरू करा था। लेकिन जब मैं मेंस पढ़ रही थी तो मुझे अपने आप रियलाइज़ होने लगा कि मेरी प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ साथ ही चल रही है। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मैंने अकबर की पॉलिसीज़ पढ़ी और साथ में अकबर के से रिलेटेड जितने फैक्ट्स थे वो याद कर लिए। ऐसे हर सब्जेक्ट का होता था। ज्योग्राफी ले लीजिए आप, पॉलिटी ले लीजिए, आर्टिकल्स, क्योंकि आप आर्टिकल्स आपके अगर प्रीलिम्स में काम आ रहे हैं तो वो मेंस में भी आपके वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तैयारियां साथ में ही चलती हैं। आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हैं, जी लगभग सर। 40 के आसपास। 140। हाँ, तो आपने इंटरव्यू कैसे तैयारी की थी और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, और कैसा इंटरव्यू हुआ अंदर आपका? सर मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी हो, आपके पास से पॉजिटिविटी आनी चाहिए, क्यों, और एक मैच्योरिटी का भाव आना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक मैच्योर इंसान चाहिए। तो सर कहीं ना कहीं मुझे इंटरव्यू के टाइम ऐसा लगा कि मुझे एक मेंटोर की ज़रूरत है, तो मैंने आशुतोष ओझा सर से गाइडेंस लिया था। सर एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी है सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा था। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया और यही कहा कि तुम बहुत अच्छे से कर लोगी। वो हमेशा मुझे कहते थे कि तुम 130 के ऊपर जाओगी, और सर यही हुआ। जब मैं एग्ज़ाम देने भी गई, जब मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गई, तो मेरे साथ में एक कैंडिडेट बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे नॉर्मली पूछा कि आप रशिया यूक्रेन वार पढ़ के आई हैं क्या। और इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत पहले पढ़ा ज़रूर था, लेकिन इंटरव्यू के पहले जब मैंने रिवीजन करा था करंट का, तो मैं उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। और मुझे फिर वहाँ सर की बात याद आई कि मुझे पॉजिटिव रहना है। तो मैंने उन्हें एक ही चीज़ बोली कि यार मेरा चेहरा देखकर उन्हें वार नहीं याद आएगा। और सर यही हुआ। जैसे ही मैं अंदर गई हूँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और उसके बाद बोर्ड मेंबर से उन्होंने मुझसे मैक्सिमम माता जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, इसके अलावा राम मंदिर पर उन्होंने मुझसे बात करी थी, दुबई वाले मंदिर पर बात करी थी, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड बात करी थी, और एट द एंड कोष्टी सर ने मुझे कहा भी था कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस तैयारी के दौरान ग्रुप स्टडी का क्या महत्व रहता है? क्या आपको कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल रहा? सर जब नॉर्मल स्टडी की बात आती है तो मैं सेल्फ पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं अकेले ही स्टडी करती थी। लेकिन जब टॉपिक्स डिस्कस करने होते हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, या कोई टॉपिक है जैसे हिंदी का निबंध हो गया, तो इसके लिए मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेती थी। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है सर इंदौर में। प्रद्युम्न, अंकित, विशाल, पूजा, अभिरुचि, सर ये लोग ऐसे लोग हैं मेरे जीवन में कि इन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। इंटरव्यू के दौरान भी ये लोग अधिकतर बैठ के मेरे मॉक लिया करते थे। तो सर इन लोगों से मुझे बहुत हेल्प मिली है। दोस्त एक इंटरव्यू बोर्ड बन जाते हैं। जी सर, ये लोग इंटरव्यू बोर्ड बनते थे और बाकायदा मेरा इंटरव्यू लेते थे। ये लोग डांटते भी थे मुझे। नुपुर जी, यदि बात की जाए लड़कियों के साथ कुछ समस्या रहती है जो कॉमन है, मुझे लगता है आपके साथ है, सबके साथ है। जी सर। यदि बात की जाए, एक सामाजिक दबाव भी रहता है लड़कियों के पास, दूसरी रहती है एक शारीरिक समस्या रहती है। जैसे पीरियड्स की बात की जाए, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे भी ऐसी समस्या आ जाए। क्या आपको ऐसा कभी एग्ज़ाम के टाइम पे हुआ है, और ऐसे हुआ भी तो चीज़ को कैसे मैनेज किया आपने? क्या है कि लोग इस पर खुलकर बात करना नहीं चाहते, एक अलग सोच रखते हैं इस चीज़ को लेकर, तो आपका क्या विचार है इसको लेकर? जी सर, यह एक ऐसी चीज़ है जो मंथली बेसिस पे आती है, और कहीं ना कहीं इन 2-3 दिनों में हम नॉर्मल डेज के कंपेयर में थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। सर पेट दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कई लड़कियों को तो फीवर जैसी स्थिति भी हो जाती है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब नॉर्मल है, मतलब आपके एग्ज़ाम नहीं है, तो आप प्रॉपर 2 से 3 दिन अपने आप को दीजिए, प्रॉपर आराम कीजिए, अच्छा खाइए पिए, और मतलब आराम कीजिए प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर महीने में 3-4 दिन अपने बॉडी को भी देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यही चीज़ मेंस के टाइम पे होती, क्योंकि कंटिन्यूस आपको 6 दिन सर्वाइव करना है, और सर मुझे भी हुआ था ये चीज़, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी इस चीज़ के लिए
कि इस चीज़ को आप ऑब्स्टेकल मत समझिए, इसे चैलेंज के रूप में लीजिए और इसे पॉजिटिवली कंप्लीट कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीरियड्स हमें यह याद दिलाने के लिए आते हैं कि आप एक वुमेन हैं और आपको ईश्वर ने डबल स्ट्रेंथ के साथ भेजा है। जब हम एक नए जीवन को दुनिया में ला सकते हैं तो फिर हम मेंस तो निकाल ही सकते हैं। और सर अगर रहे बात फैमिली सपोर्ट की, तो मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, मेरे मेल फ्रेंड्स ले लीजिए, मेरे आशुतोष सर ले लीजिए, सर सब ने मुझे इस चीज़ में खुलकर सपोर्ट करा है। मैंने खुलकर ये चीज़ें बताई है और उन्हें हमेशा मुझे सपोर्ट भी किया है। और सर अगर इतने सारे प्रोग्रेसिव मैन किसी वुमेन के पीछे खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर उसका सक्सेसफुल होना तो कंपलसरी है। अब बात है ना कि यदि अभी भी देखा जाए तो अधिकतर लोग इसके अरे मेल फ्रेंड से मेल से डिस्कशन कर रहे हैं जी सर। कि आपको अपने लड़कियां या अपने फ्रेंड्स वगैरह नहीं मिले क्या, इसको लेकर एक अलग नज़रिया रहता है। जी सर, जब हम सच्ची मित्रता करते हैं, सच्ची फ्रेंडशिप करते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता, वो लड़का हो या लड़की मैटर नहीं करता। और ऐसा ही सर, मैं जब इंदौर आई, मेरे 2 फ्रेंड्स बने, स्पेशली प्रद्युम्न और अंकित। तो सर इन लोगों ने कभी मतलब मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये लोग लड़के हैं, मैं लड़की हूँ। मतलब मैं हॉस्टल से आती थी, मेरी जितनी समस्याएं थी मैं खुल के इन लोगों के सामने रख देती थी। ऐसे ही अगर मैं घर पे हूँ, मुझे कोई दिक्कत हो रही है, मैं खुल के अपने पापा से, अपने दादाजी से कह देती थी। तो सर मुझे कभी ये चीज़ एक परेशानी भी नहीं लगी और मुझे कभी ये चीज़ फील ही नहीं हुई। सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस सोच में बदलाव लाया जाए। यह रियलिटी है। हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि जब एक मैन सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे एक वुमेन होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है कि जब एक वुमेन सक्सेसफुल होती है तो उसके पीछे बहुत से प्रोग्रेसिव मैन रहते हैं, प्रोग्रेसिव सोच वाले मैन रहते हैं। और सर यह चीज़ होना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं और जो तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, जी सर, उनके लिए पीएससी की जर्नी में आप क्या अपना मार्गदर्शन देना चाहेंगे? जी सर। सर अगर कोई बच्चा पीएससी की शुरुआत कर रहा है तो सबसे पहले उसने इंश्योर करना चाहिए कि वो सही डायरेक्शन में बढ़े। सही डायरेक्शन के लिए आप या तो किसी बड़े का गाइडेंस ले सकते हैं, किसी मेंटोर का गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन हाँ डायरेक्शन सही होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस कीजिए, अपने सिलेबस का एनालिसिस कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को देखिए और फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। किसी नोट्स को उठाकर उसे पूरा पढ़ना मेरे हिसाब से तैयारी नहीं होती है। हमें मतलब जहाँ पर ज़रूरत लग रही है हम नोट्स का सहारा लें, लेकिन एक टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने हमेशा मतलब इंटरनेट से भी चीज़ें देखी है, मैंने यूट्यूब का भी सहारा लिया, मैंने एक हॉलिस्टिक तैयारी करी है। क्योंकि वहाँ पर आपको किसी एक नोट्स को छाप के नहीं आना है, वहाँ पर आपको आपके व्यू पॉइंट्स बनाने हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी टॉपिक के प्रति समझदारी डेवलप करें। और फिर सर जैसे मेंस आ गई तो आपको फिर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, उसके लिए प्रेजेंटेशन डालिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। इस तरीके से सर हो जाता है। आपने मेंस की जो आंसर राइटिंग की शुरुआत की थी, या फिर टेस्ट सीरीज की बात कीजिए, जी सर, तो मेंस की टेस्ट सीरीज आपने कब ज्वाइन की थी? सर जब मैं कोविड में घर पर थी और मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी थी, तभी मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी। 1 वीक में 1 बार टेस्ट होता था, संडे टू संडे, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 यूनिट्स आती थी उस टेस्ट में। और सर जब मैंने पढ़ाई शुरू ही की थी तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी, 1.5 यूनिट 2 यूनिट तक पढ़ पाती थी, लेकिन मैं टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करती थी। भले ही कम नंबर आए, मेरे शुरू में बहुत कम नंबर आते थे, लेकिन मैं उस चीज़ से कभी घबराई नहीं। मैंने सोचा है कि मुझे चेंजेस अपने आप में लाने हैं। आज अगर मेरे 40 नंबर आए हैं तो मैं अगले टेस्ट में 40 से ज़्यादा लेकर आऊँगी। सर ऐसे करते करते जर्नी थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन सर एट द एंड बहुत अच्छा मेरा मेंस हो गया था। बात में क्या है कि हम लिखते हैं और टेस्ट लिखते हैं और नंबर कम आते हैं। जी सर। और हमारे कुछ साथ वालों के अच्छे नंबर आते हैं। जी सर। कहीं ना कहीं लगता है यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा हमसे, ऐसी भी आवाज़ आती है अंदर। जी सर। और हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे आखिरकार। कुछ समय तक ऐसा चलता रहता है, किसी किसी के शुरुआत से ही अच्छे नंबर आते हैं। जी सर। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? जी सर बिल्कुल हुआ था। मेरे साथ जो मेरे दोस्त लोग, जो दीदी भैया लोग दे रहे थे टेस्ट, मैं उन्हें जानती थी और उन लोगों के अच्छे नंबर, मतलब उन लोगों के लगभग
70 की लाइन में नंबर जाते थे उस समय। और मेरे स्टार्टिंग में जैसे 50 60 इस टाइप से नंबर आते थे, लेकिन कभी कभी लगता भी था, डीमोटिवेटेड फील होता था। लेकिन फिर मैं यही सोचती थी कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है, और एक दिन आएगा जब मैं बहुत अच्छा लिखूंगी, मैं पेपर भी कंप्लीट करूंगी, मैं प्रेजेंटेशन भी डालूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। मैं सर इन चीज़ों में बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहती थी। और सर सच में एक दिन ऐसा आया जब मुझे अपने आप में लगने लगे कि हाँ, अब मेरे आंसर्स ठीक ठाक होने लग गए हैं, हॉलिस्टिक चीज़ें उनमें आने लग गई है। आपका 19 में फाइनल सिलेक्शन ना हो पाना और 20 में आपका प्री भी नहीं निकला, जी तो सर। आप उस चीज़ को आपने फील किया है, तो आप जो लोग असफल हो गए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर असफलता के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। सर शायद आपने भी सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके अंदर पंक्तियाँ आती हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर मैं इन पंक्तियों को मैंने अपने जीवन में उतार रखा है। जब भी मुझे असफलता देखनी पड़ी, मैंने ठीक है एक दिन बुरा लगता है, मैंने अगले दिन से अपना नया रूटीन बनाया, अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाई और अपनी गलतियों का एनालिसिस करा कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही है, और बस मेहनत करना शुरू कर देती थी मैं। और सर कहीं ना कहीं मुझे फिर एट द एंड सफलता मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जर्नी शेयर की, काफ़ी लोगों को इससे सीख मिलेगी। और इसके बाद नुपुर जी से हम फिर कभी मिलेंगे। आप आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरीज है, तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।